पिछले क्लास में हम लोग क्लास 11th का फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस देख लिए थे और आज शुरू करते हैं फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस और इसी का दूसरा नाम होता है निमेटोडा। तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट्स हम लोग कलेक्ट करेंगे और एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल्स दिए गए हैं उन सारे एग्जांपल्स को देखेंगे और उसकी एक एक पॉइंट को उठा के यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो शुरू करते हैं। गोल्ड क्रीम, यहाँ पे लिखा गोल्ड क्रीम, इसका मतलब ये कि जो संघ एस्केहेल्मिन्थेस के जीव हैं इनको सामान्य भाषा में कहा जाता है गोल्ड क्रीम, यानी कि इनको हम लोग कहते हैं राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म कहते हैं। राउंड वॉर्म कहने का कारण क्या है इनको? अगर जैसे मान लीजिए कि ये कोई जीव है, ये ऐसे जीव है, इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर रहे हैं हम, इनका क्रॉस सेक्शन देखें और क्रॉस सेक्शन कट करने के बाद जब देखेंगे इनको तो कैसे दिखाई देते हैं? यहाँ पे सर्कुलर गोल दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? गोल्ड क्रीमी। अब इनके हैबिटेट की बात करें, अगर इनके वासस्थान की बात करें, यानी कि जो एस्केहेल्मिन्थेस के जीव होते हैं वे कहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पे है क्या? स्वतंत्र जीवी। ये जो है फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि किसी से लगे हुए नहीं होंगे, किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं करेंगे, यानी कि सहजीविता को प्रदर्शित नहीं करेंगे, या ऐसा भी नहीं है कि किसी आधार से ही ऐसे इस तरीके से लगे हुए हैं या किसी जीव के साथ ऐसे चिपके हुए हैं वहाँ से अपने भोजन की प्राप्ति करें, ऐसा कुछ इनके साथ नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वतंत्र जीवी। फिर क्या लिखिए? जलीय। इनके जो जीव होते हैं जल में भी रहने वाले होते हैं। और फिर स्थलीय। स्थलीय मतलब स्थल पे रहने वाले होंगे, थल पे रहने वाले होंगे, अथवा जंतु एवं पौधों पर परजीवी के रूप में। ये वाला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पैरासाइट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि ये जीव जो होते हैं स्वतंत्र जीवी होंगे, स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे, फ्री स्टेज में रहेंगे, पानी में रहने वाले होते हैं, स्थल पे रहने वाले होते हैं। इसके अलावा कभी कभी ये जंतुओं और पौधों के साथ परजीविता को भी प्रदर्शित करते हैं। परजीवी मतलब होता है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब ये होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से, यानी कि कंप्लीटली या पार्शियल रूप से किसी अन्य जीव पर डिपेंड रहता है, तब इसको हम लोग कहते हैं परजीवी। तो इस संघ के जीव जो हैं पौधों पर भी रह सकते हैं और जंतुओं पर भी रह सकते हैं। फिर बात आई कि अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन। इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो किस प्रकार का होगा? अंग तंत्र प्रकार का। इसके पहले प्लेटिहेल्मिन्थेस में कैसा था? अंग प्रकार का था, ऑर्गन सिस्टम था। इसके पहले टिनोफोरा में कैसा था? टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के यानी कि टिनोफोरा के पहले भी कैसा था? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के भी पहले कैसा था? सिलेंट्रेटा में कैसा था? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और सिलेंट्रेटा के भी पहले पोरीफेरा। पोरीफेरा में कैसा था? यहाँ पे इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म थे उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का था, यानी कि कोशिकीय स्तर का था। अंग तंत्र का मतलब देखो क्या होता है? अंग तंत्र का मतलब ये होता है कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, टिश्यू मिलकर अंग का निर्माण करेंगे, अब कई अंग मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? अंग तंत्र का। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ये एक इस तरीके से हम लोग मान लिए क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये मान लिए कि इस तरीके से ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, और अब यहाँ पे ढेरों सारे ऑर्गन आपको दिख रहे हैं। जैसे ये हो गया ईजोफेगस, हो गया स्टमक, हो गया लीवर, हो गया गॉल ब्लैडर। तो ये सब एक एक अंग हैं। जैसे स्टमक क्या है? एक अंग है। ईजोफेगस क्या है? एक अंग है। लीवर भी एक अंग है। और फिर इसके बाद बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिली, एक साथ मिल के किसी बड़े काम को कर रहे हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंग तंत्र, यानी कि ऑर्गन सिस्टम, अंगों के समूह को क्या कहेंगे? अंग तंत्र। फिर आता है कि इनकी जो बॉडी सिमेट्री है वो कैसी है? द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित मतलब इनको आप ऐसे काट रहे हो अगर तो ये दो बराबर भागों में इस तरीके से पूरा बंट जाएंगे। अब जो सिमेट्री होती है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अरीय सममित होती है, असममिति होती है और द्विपार्श्व सममित होती है, यानी कि रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और असिमेट्री होती है। तो द्विपार्श्व सममित मतलब यही होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हम लोग कट करें बॉडी को
तो एक कान इधर, एक कान इधर, एक आँख इधर, एक आँख इधर। तो ये जो पूरा एक सिस्टम बन रहा है, दो बराबर भागों में बट रहा है, तो वो क्या होगा हमारा द्विपार्श्व सममित। और सिंपल लैंग्वेज में इसको अगर जैसे मान लो हम लोग इस तरीके से ले रहे हैं, ये कोई एक एग्जाम्पल ले लिए, इसको अगर ऐसे कट करेंगे तो ये दो बराबर भागों में बट जाएगी। तो ये है हमारा क्या, द्विपार्श्व सममित। फिर आता है त्रिस्तरीय यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन ये होते हैं तो उस समय इनके शरीर का निर्माण 3 लेयर से होता है, इंडोडर्म, इक्टोडर्म और मेसोडर्म, अंतःस्तर, मध्य स्तर और बाह्य स्तर। इन तीनों से एक एक अंगों का जो है किसी न किसी अंग का निर्माण होगा। जैसे हम हर्ट का, जैसे हम लोगों में बात करें, हर्ट है, हर्ट जो होता है मेसोडर्मल ओरिजिन होता है ना, तो यानी कि मेसोडर्म से होती है। इसी तरीके से एक एक अंग जो होंगे किसी न किसी वो लेयर, तीनों लेयर में से किसी न किसी लेयर में से उनका डेवलपमेंट हुआ होगा। फिर बात आई कूटगुहीय जंतु, यानी कि इनको हम लोग कहते हैं कि सीडोसिलोमेट एनिमल। इनमें कूट गुहा होती है, शरीर में वास्तविक गुहा नहीं होती है, गुहा की जैसी कुछ संरचना होती है, क्योंकि बीच में मीजोग्लियर वगैरह की लेयर होती है पाउच के फॉर्म में, तो उसको हम लोग कहते हैं कूटगुहीय जंतु। जिनमें नहीं होती उनको अगुहीय, जिनमें होती है उनको गुहीय यानी कि सिलोमेट कहते हैं। फिर बात आई इनका जो एलिमेंट्री सिस्टम है, आहार नाल है, वो पूर्ण विकसित होता है। देखो है ना, पूर्ण आहार नाल और पेशी ग्रसनी के साथ, यानी कि ग्रसनी की शुरुआत कहाँ से हुई है, एस्केलेंथीज से। तो वही चीज़ है कि इनका जो आहार नाल होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और उसके साथ जो है उसमें क्या उपस्थित होगा, पेशीय ग्रसनी होता है। अब बात करें अगर इनके उत्सर्जन की, इनमें उत्सर्जन कैसे होता है, उत्सर्जन के लिए इनमें उत्सर्जन नलिका होती है। उत्सर्जन नलिका, वो जो उत्सर्जन नलिका होती है उसका आकार एच आकार का होता है। इंग्लिश का जो एच होता है, एच आकार की इसकी संरचना होती है, इसका आकार होता है। और चूंकि ऊतक है ना, नलिका है, तो उसमें क्या होंगे, ऊतक होंगे, तो उसकी यूनिट क्या होगी, रेनट सेल, यानी कि इसकी जो उत्सर्जन के लिए सीधे बात करें उत्सर्जन नलिका यानी कि एक्सक्रिएटरी ट्यूब, या तो सेलुलर लेवल पे बात करें तो क्या होगा वहाँ पे रेनट कोशिका होती है। फिर जो है बात आ जाए इसमें इनमें जो है लिंग वगैरह की बात करें इनके सक्सेस की, तो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे, यानी कि क्या हुए, डायोसियस हुए, एक लिंगी हुए। तो वही चीज़ लिखे एक लिंगी। और इसमें जो एक चीज़ इनका बड़ा कॉमन होता है, जो फीमेल होती हैं, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, यानी कि जो मादा होती है वो हमेशा नर से बड़ी होती हैं साइज में। आप एनसीईआरटी में भी उसका डायग्राम देखो, जो फीमेल का डायग्राम बना हुआ है वो काफ़ी लॉन्ग होगा और छोटा होगा किसका, मेल का। वही चीज़ यहाँ पे लिखा कि साधारणतया मादा जो होती है नर से बड़ी होती है। अब बात आई निषेचन की, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना, यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को, उनके संलयन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन जो होता है अभी के लेवल पे यही जानो कि मेल और फीमेल गैमेट के मिलने को ही कहेंगे हम लोग निषेचन, लेकिन वहाँ पे निषेचन भी कई स्टेप में होता है, फर्टिलाइजेशन भी जो होता है उसके कई स्टेप होते हैं। और उन स्टेप्स में से जैसे आपका प्लाज्मोगैमी हो गया, कैरियोगैमी हो गया, एम्फीमिक्सिस हो गया, ये 3 स्टेप वहाँ पे होते हैं। उसके बाद डिटेल सीखेंगे हम लोग आगे। तो वही अब हाँ, ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होता है 2 प्रकार का, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल क्या होगा, जब ये फ्यूज़न मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न बॉडी के अंदर होगा, शरीर के अंदर होगा, तब उसको क्या कहेंगे, इंटरनल। जब बॉडी के बाहर होगा, किसी मीडियम में होगा, वाटर वगैरह में, तब इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब बात आई इनमें परिवर्धन जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी होगा और अप्रत्यक्ष भी होगा। प्रत्यक्ष कब कहेंगे, जब इनका जो जीवन चक्र चलता है, इनके जीवन चक्र में अगर लार्वा बन गया तो जो रेगुलरिटी थी साइकिल की वो टूट गई, तो इस तरीके से क्या हो गया, अप्रत्यक्ष। और जिसमें जो है लार्वा की उपस्थिति नहीं होगी, लार्वा नहीं बनेगा, वो क्या होगा, प्रत्यक्ष होता है। ये इतने पॉइंट हैं हम लोगों के एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट होता है जो कि हम लोग लिखे हैं बाहर से, इनके शरीर पर दृढ़ और चमकीला आवरण होता है।
जिनकी बॉडी है, बॉडी के चारों तरफ इस तरीके से एक आवरण होगा। उस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अभी आर्थ्रोपोडा में सीखेंगे, वहाँ पे काइटिन वगैरह होती है। तो क्यूटिकल का आवरण होता है जिसके कारण ये चमकीले दिखाई देते हैं। और इनके एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं एस्कैरिस, जिनका जो है कॉमन नेम राउंड वर्म, गोल कृमि कहते हैं। फिर है वाउचरेरिया, ध्यान रहे वाउचेरिया नहीं है, वाउचेरिया अगर आप कहोगे तो एक प्रकार का ग्रीन एल्गी होता है, लेकिन ये वाउचरेरिया है। वाउचरेरिया ये फाइलेरिया वर्म है। इसकी जो स्पीसीज है पूरी वाउचरेरिया ब्रांकोफ्टाइस है ना, या ब्रांकोफ्टाई कहते हैं उसको, वाउचरेरिया ब्रांकोफ्टाई। एक ब्रांकोफ्टाई जो डिजीज़ होता है फाइलेरिया, और या इसे कहते हैं हाथी पाँव, एलिफेंटियासिस, इस रोग को उत्पन्न करता है कौन, वाउचरेरिया। ठीक, अगला इसके एग्जाम्पल होते हैं एंकाइलोस्टोमा। एंकाइलोस्टोमा को हम लोग क्या कहते हैं, हुक वर्म। इनका जो है कॉमन नेम है हुक वर्म और हुक कृमि या एंकाइलोस्टोमा। तो ये पूरा इतना होता है हम लोगों का क्या, एस्के हेलमिंथीज। दूसरा नाम क्या होता है, निमेटोडा होता है। इसके अलावा एक भी पॉइंट एस्के हेलमिंथीज में पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। इसके आगे नेक्स्ट एनिलिडा हम लोग कवर करेंगे। ठीक।